हाय बच्चों, इसके पहले मैंने पार्श्व परावर्तन तक करवाया था। आज पाठ योजना जो है 5 उसको हम लोग देखते हैं और इसे मैं क्लियर करूँगा। देखिए, रिवीजन आपका करवा देता हूँ। क्या है यहाँ पे? गोलीय दर्पण। क्या है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार जो यहाँ पे हैं वो कौन कौन से हैं? अवतल और उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं अवतल दर्पण क्या है। ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के जो है परावर्तक पृष्ठ कहाँ पे है? धंसे हुए भाग की ओर। ठीक है, और बाहर जो है आपका उठा हुआ भाग वहाँ पे पेंट किया हुआ है। उत्तल दर्पण का क्या है कि धंसे हुए भाग की ओर पेंट किया हुआ है और जो उभरा भार है उधर जो है परावर्तक पृष्ठ है। अब हम आगे चलते हैं। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये बताया गया था अभी। देखिए उसका फिगर है। उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। उसका फिगर ऊपर में भी देखे थे, ये है। अब आगे देखेंगे, ये है उसका जो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। यहाँ जो दिया हुआ है किसका? C और P के बीच की दूरी को मैंने क्या कर दिया? R इक्वल टू क्या होता है? 2F। F इक्वल टू क्या होता है? R/2। यहीं से निकाले मैथमेटिक्स से। P को हम ध्रुव कहते हैं, X, P और X डैश को मुख्य अक्ष, C को वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। F इक्वल टू फोकस दूरी। F क्या है यहाँ पे? फोकस दूरी। फोकस दूरी होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रतिच्छेदित करती है तो इस बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं। R इक्वल टू वक्रता त्रिज्या, X y P इक्वल टू द्वारक। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं उन्हीं को समझ में आएगा, हम यहाँ कुछ बता नहीं रहे हैं, केवल जो है सो उसी को हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पण द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है? देखिए, बीम की स्थिति अनंत पर अगर कहीं होती है, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है। अनंत पर तो कहाँ पे? फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार बिंदु का आकार होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। और जल्दी हम कोशिश करते हैं। बीम की स्थिति C से परे, कहाँ से? C से परे, तो प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच में। आगे देखेंगे, ये प्रतिबिंब की आकार वस्तु के आकार का प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक एवं उल्टा। आगे देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति C पर, बीम की स्थिति C पर, प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा? समान साइज होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। इसी प्रकार से यहाँ पे है, इसका फिगर हमने नहीं बनाया था। बीम की स्थिति आप बुक में देख लेंगे। C तथा F के बीच प्रतिबिंब की स्थिति C से परे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। एक और रहा हुआ है, 2 ठो और है इसमें। प्रतिबिंब की स्थिति F पर हो, प्रतिबिंब अगर कहाँ हो? F पर नहीं, बीम F पर हो, बीम F पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर और प्रतिबिंब की आकार अत्यधिक बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। क्लास में अच्छा से बताया गया था। देखिए आगे, जब वस्तु F तथा P के बीच में हो, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लेसन प्लान में बताया गया था कुछ। अब आगे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, यहाँ पे देखिए एक माध्यम ये दिया हुआ है, एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। समझे क्या नहीं? विरल माध्यम मतलब इनकी अणु जो है सो यहाँ पे विरल में होती है, मतलब घना नहीं होती, सघन का ज़्यादा घना होते हैं। बस आगे हम क्लास में बताया गया है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपना पथ मोड़ लेती है ना? कौन? किरण। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अंडरस्टूड? यही है इसका। ये हुआ एक माध्यम। ठीक है, अब यहाँ आपतित किरण, आती हुई किरण है, ये अभिलंब है आपका, ये आपका अपवर्तित कोण है। ठीक है,
अब क्या होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, जबकि इसको सीधा जाना चाहिए। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। समझ में आ रहा है? यानी अपवर्तन का ही नियम होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण चाहे नॉर्मल की ओर चल जाती है, चाहे नॉर्मल से दूर की ओर चल जाती है। यह विरल और सघन माध्यम पर डिपेंड करता है। देखिए प्रकाश की अब आगे है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर जाती है, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब से जुड़ जाती है। आगे बढ़ेंगे, पाठ योजना 8 देखेंगे। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के मैंने नियम बताया था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। वो परावर्तन का नियम था। ये आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिस अर्थात साइन आई बटे साइन आर, स्थिरांक यही है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तनांक, आप देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक को म्यू से दिखाया जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए म्यू सी बटे भी। आगे देखेंगे पाठ योजना 9 में, जहाँ तक क्लियर हो सकता है क्लियर करेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल एवं माध्यम दूसरे में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देख रहे हो, माध्यम 2 1 लिखे हैं, मतलब क्या, वो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और ये माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। इसको अगर कहीं म्यू 2 1 है तो इसको क्या कहेंगे, V1/V2 कहेंगे। पहले V1 हम लिखते हैं, V1 और इसका म्यू 1 2, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम यहाँ पे जरा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा माध्यम 1 और ये होगा माध्यम 2। देख रहे हैं, ये माध्यम 2। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, म्यू 1 2 मतलब V2/V1। ठीक है, यहाँ पे हमने जो बताया था इसको सुधार लेंगे। म्यू 2 1 मतलब क्या होता है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, फिर वही बोल रहे हैं, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, अगर इसको इस तरह से दिखाते हैं और इसको हम जो दिखाते हैं इसको ध्यान दीजिए, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अगर कहीं आता है आपको म्यू से, इसको हम अपवर्तनांक को देखें, अपवर्तनांक ऐसे लिखा रहेगा म्यू 1 2, यानी माध्यम पहले इसको 2 में देखेंगे, 2 में प्रकाश की चाल 1 में प्रकाश की चाल। अब आगे हम क्या देखेंगे, लेंस। लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। लेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस, ये लेंस आपके उत्तल लेंस हुए, अवतल लेंस। उत्तल लेंस का क्या होता है, बीच में मोटा और किनारे पतला होता है। इसका क्या होता है, किनारे मोटा, देखो किनारे मोटा और बीच में पतला होता है। इसका डिफिनेशन भी बताया गया है। ठीक है, अब आता है क्या, उत्तल लेंस का वही डिफिनेशन यहाँ दिए हैं और अवतल लेंस का भी दिए हैं। लेंस पर प्रतिबिंब बनना, अब हम देखेंगे लेंस पर प्रतिबिंब बनना, उसके बाद ये चैप्टर आगे फिर देखते हैं। ठीक है, लेंस पर जो प्रतिबिंब बना, देखो हम बता देते हैं। लेंस पर प्रतिबिंब बना, जब वस्तु अनंत पर हो, जब बीम की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर, प्रतिबिंब का आकार, बिंदु के आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक में उल्टा, ये फिगर है। इसका देखेंगे, जब वस्तु 2F से परे हो, तो यहाँ पे देखें किसी बीम की स्थिति 2F1 से परे, प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच और प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक में उल्टा। इस प्रकार से ये है, आप इसे भी देख लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति 2F1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति बीम की स्थिति 2F1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर, प्रतिबिंब का आकार समान साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक में उल्टा। इसके 6 थे, इसमें चौथा ये है, दिखाई पड़ रहा है। बीम की स्थिति 2F1 तथा F1 के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से परे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। आगे देखिए, जब ये है
बीम की स्थिति F1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा। लास्ट देखेंगे इसका। बीम की स्थिति F1 तथा O के बीच प्रतिबिंब की स्थिति जिस ओर बीम है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा और प्रतिबिंब की स्थिति आभासी एवं सीधा। अवतल, अब इसका देखेंगे। अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है कैसा है, जब वस्तु अनंत पर हो, बीम की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। आगे देखें, जब वस्तु अनंत तथा O के बीच में हो, बीम की स्थिति अनंत और O के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति F1 तथा O के बीच, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। ये भी कंप्लीट। अब हम आगे देखेंगे लेंस सूत्र, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। लेंस सूत्र के बारे में हम जानते थे, छोटा सा, इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे U = क्या होता है, बीम की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी फोकस F कहते हैं। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी आवर्धन यहाँ देखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई, M = आवर्धन V/U। ठीक है, इसको हम जैसे V/U IS' और H0 से भी हम दिखाते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता को किससे नापते हैं, डायोप्टर में जहाँ नापते हैं। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण तथा अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उनकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता P = 1/S। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, 1 डायोप्टर = देख रहे हो, 1 डायोप्टर = 1 पर मीटर। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आगे देखिए, अगर कहीं अनेक लेंसों को एक साथ अनेक प्रकाशीय यंत्र में लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है, तो संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता को हम इस तरह दिखाते हैं, P = P1 P2 P3। ठीक है बच्चों, अब यही था हमारा टोटल। इसमें अब कुछ रह गया नॉर्मिकल, जिसे हम देख लेंगे। अब नेक्स्ट जो है सो अगला हम देखेंगे। रिवीजन फिर हमने करवा दिया है, अब आप इसे पढ़ लीजिए।